हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में प्रीमिक्स के। आज के प्रीमिक्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंडिसेस और कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। सो द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर द वंस ऑन विच द इंडिसेस क्वेश्चंस आर बेस्ड, और ये कुछ हमने करंट से ये टॉपिक्स उठाए हैं, राइट। सो मूविंग अहेड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको हम IIP इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। पहली स्टेटमेंट है, द इंडेक्स एनालाइसिस IP क्लाइमेट इन 50 वर्ल्ड इकोनॉमीज बेस्ड ऑन 40 यूनिक इंडिकेटर्स। दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज़ रिलीज्ड बाय द US चेंबर ऑफ कॉमर्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं, राइट। सो द ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नन। सो प्लीज़ अपना आंसर मार्क कीजिए। द करेक्ट आंसर इज बोथ, ठीक है, बोथ है। देखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं US चेंबर ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि आपने मोस्टली GIPC के नाम से याद किया होगा, दैट इज़ ग्लोबल इनोवेशन प्रमोशन सेंटर, ठीक है। तो GIPC बेसिकली US चेंबर ऑफ कॉमर्स की ही एक अंडर आता है, तो हम अगर US चेंबर ऑफ कॉमर्स भी लिख दें तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, 50 वर्ल्ड इकोनॉमीज का निकाला जाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन 40 यूनिक इंडिकेटर्स। देखिए, US हमेशा इंडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नज करता रहता है, हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी दिस। अनदर थिंग इज़ कि इंडिया का रैंक अगर हम देखें तो 44th है आउट ऑफ 50, पहले 43rd था आउट ऑफ 45, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ने अपना रैंक इम्प्रूव किया है। तो हेंस 50 वर्ल्ड इकोनॉमीज़ याद करना भी, 50 जो नंबर है वो याद करना भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और हम भी यही करते हैं कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते रहते हैं इन वन वे और दी अदर, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं अगर आप रेगुलरली प्रीमिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। सो अगर हम इसके बारे में देखें तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर का है, US चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंडर ही आता है। तो अगर आपको US चेंबर ऑफ कॉमर्स या GIPC दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो दैट इज़ करेक्ट। उसके बाद 50 वर्ल्ड इकोनॉमीज, 40 यूनिक इंडिकेटर्स है, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू इनोवेशन डेवलपमेंट सराउंडिंग पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। इंडिया का रैंक 44th था पहले जब आया था लास्ट टाइम, तो 43rd था आउट ऑफ 45 कंट्रीज, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव किया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज रिगार्डिंग द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये कौन निकालता है? देखिए, ऑप्शंस है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए, अभी इलेक्शंस है तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में, क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, आपने सुना होगा, EPI, वो निकालते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस ऐसे ही क्रिएट की जाती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, ठीक है। अब ये 167 कंट्रीज का निकालता है बाय 60 इंडिकेटर्स विच आर बेस्ड ऑन 5 ब्रॉड कैटेगरीज। और वो कैटेगरीज क्या है? रिलेटेड टू डेमोक्रेसी होंगी, दैट इज इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कितनी पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो इनके ऊपर बेस्ड रहता है। अब ये इंडेक्स क्लासिफाई करता है 4 में, ठीक है। अब वो 4 कैटेगरीज क्या है? फुल डेमोक्रेसी है आपकी, फ्लॉट डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड रजीम है, या अथॉरिटेरियन रजीम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया फ्लॉट डेमोक्रेसी में आता है, 41st प्लेस पे है आउट ऑफ 167 कंट्रीज, विच इज नॉट अ बैड प्लेस टू बी एट, लेकिन इंडिया फ्लॉट डेमोक्रेसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी है कि ये है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है एशिया पैसिफिक रीजन में जो फुल डेमोक्रेसीज हैं वो कौन सी हैं? शायद ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ऐसे ऑप्शंस आपको उस तरह से भी क्रिएट की जा सकती हैं, बट डेफिनेटली इंडिया का तो आपको याद होना ही चाहिए कि इंडिया फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आता है, और इसे निकालता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। अब आपको बताना है ये क्या है इसके बारे में। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैज़ बीन इन फोर्स सिंस 2015, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय NSSO। और तीसरी स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एनुअली,
ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में रहा है, न्यूज़ में है अभी रिसेंटली। अगर आपने पढ़ा हो न्यूज़पेपर अच्छे से तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन आपको न्यूज़ में ही आता है, उसके बाद आपको खुद गूगल करना है इसकी डिटेल्स जानने के लिए, ठीक है। सो अगर किसी ने वो किया है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। नॉनदलेस आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, राइट। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या सबकी तीनों की जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो सही है। सो द करेक्ट आंसर इज, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली वंस अगेन एंड मार्क योर आंसर्स, एंड आई एम मार्किंग माय आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। देखिए 2015 से नहीं, 2017 से है, और एनुअली नहीं, क्वार्टरली प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक एक वर्ड स्टेटमेंट का आपको ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, ताकि उसमें अगर कुछ कैच है तो आप उसको पकड़ पाएं। तो इसका जो आंसर है क्वार्टरली होना चाहिए, एनुअली नहीं होना चाहिए। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहले क्या होता था, NSSO है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, वो कंडक्ट करता था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस। लेकिन 2017 से जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च कर दिया गया, जो कि कंडक्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज को, और जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होगी क्वार्टरली। तो अभी दिसंबर 2018 में रिपोर्ट पब्लिश होनी थी, लेकिन इट हैज़ बीन डिलेड। तो वो इसीलिए कहा जाता है, मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल था जिसमें था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 6.1 है, दैट इज़ हाईएस्ट एवर। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो इसको डिले कर रही है, उसको पोस्टपोन कर रही है, तो इस कारण ये न्यूज़ में था। नॉनदलेस हमें ये पता होना चाहिए कि निकालता कौन है। पहला जो था 1 अप्रैल 2017 से इट वाज स्टार्टेड, और क्वार्टरली आता है, NSSO निकालता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, right? So the primary aim is to generate reasonably accurate indicators of labor market at a short span for every quarter, for which speed of quality data collection and processing are important. तो ये quarterly है, ये annually नहीं है, right? Moving on to the next question, that is Pinaka. Pinaka आपने सुना होगा, it has been in news recently, और ये है क्या आपको बताना है। Options are multi barrel rocket system, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, या फिर मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, जो कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लोग मोस्टली नन ऑफ द अबव को मार्क नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कुछ नहीं पता, हो सकता है नन ऑफ द अबव ही आंसर हो। तो प्लीज़ वे योर ऑप्शंस केयरफुली, राइट। सो अब इसका जो आंसर है आप मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कहा जाता है, या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो पिनाका है। इट हैज़ बीन टेस्टेड, इट हैज़ बीन ये किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है, और अभी ये टेस्ट हुआ था पोखरान रेंज में, तो ये न्यूज़ में था। अब दूसरा जो ऑप्शन है एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, आप S-14 पढ़ते आए हैं, न्यूज़ में था, है ना। हम ले रहे हैं रशिया से, वो बेसिकली जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। उसके बाद मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल की अगर हम बात करें तो आकाश मिसाइल डिफाइन करता है बेस्ट ये स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो पिनाका इज़ अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो पिनाका मार्क 1 काफ़ी एक्सटेंसिवली कारगिल वॉर के दौरान यूज़ किया गया था। और पिनाका नाम कहाँ से आता है, इट इज़ द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO अलॉन्ग साइड RDA करके एक है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उसके साथ मिलकर DRDO ने बनाया है। देखिए जो पहला वर्जन था उसकी रेंज 40 km थी, लेकिन जो अभी मार्क 2 है उसकी रेंज 70 to 80 km है, और इनफैक्ट अभी कहा जा रहा है कि 90 km से ज़्यादा का भी हमारे पास पिनाका है जो अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। सो इट इज़ अ मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। अगर आप इसकी पिक्चर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। सो गूगल कर लीजिए उसको, यू विल गेट इन फेयर बिट ऑफ एन आइडिया। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहता है, शेल कंपनी से रिलेटेड है, और नीरव मोदी के अभी क्योंकि वो न्यूज़ में है तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में है। नॉनदलेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर्स, ठीक है। अब ये क्या है, GSM भी कहा जाता है इसको कॉमन लैंग्वेज में। दैट इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI। Once a firm is identified for surveillance, it goes through 6 stages with corresponding surveillance actions and restrictions, right? और maximum restrictions कहाँ पे place होते हैं, in the first stage। आपको बताना है कौन सी statements इनमें से correct है, 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या कोई भी statement correct नहीं है, तीनों की तीनों statements ही गलत हैं। So the correct answer is none of the above। देखिए क्यों,
क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको हिंट दे दिया था कि ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर्स शेल कंपनी से रिलेटेड है, तो सेबी इंट्रोड्यूस किया था, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। और जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है, वंस अ फर्म इज़ आइडेंटिफाइड फॉर सर्वेलेंस इट गोज थ्रू 6 स्टेजेस विद कॉरस्पॉन्डिंग सर्वेलेंस एक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, 6 स्टेजेस ही होते हैं एक बार सर्वेलेंस के लिए। सो अगर हम करेक्ट की बात करें तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये थोड़ा क्लरिकल एरर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 2 ओनली होना चाहिए, ठीक है। सो आई विल जस्ट करेक्ट इट इन द PDF, बट द करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओनली, ठीक है। क्योंकि देखिए फर्म और अगर एक बार रिकग्नाइज हो गई कि ये सर्वेलेंस के अंडर होना चाहिए तो 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है वो, और मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 6 स्टेज पे आती हैं। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर्स की जो भी फर्म अंडर सर्वेलेंस है उसके ऊपर डिफरेंट ग्रेड्स या डिफरेंट लेवल्स की सर्वेलेंस हो रही है। तो 6 स्टेजेस पे सर्वेलेंस होती है, और जो मैक्सिमम सर्वेलेंस है, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस है वो आपके 6th स्टेज में आते हैं, ठीक है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनएडवर्टेंट एरर, राइट। एनीवेज, जो GSM है सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये क्या था कि इट वॉज टू कीप अ टैप ऑन द सिक्योरिटीज दैट विटनेस एन abnormal प्राइस राइज दैट इज नॉट commensurate with the financial health and fundamentals of the company, सच एज उसकी जो अर्निंग्स है, बुक वैल्यू है, उससे कमेंसुरेट नहीं है, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटीज़ है दैट हैव एन abnormal प्राइस राइज। तो अब सेबी क्यों लेकर आया? सेबी इसलिए लेकर आया कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरह से उनको अलर्ट कर दिया जाए ताकि वो ट्रेड ना करे ऐसी सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। अब ये जो सेबी है ये क्या करता है, शेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द मेजर फॉर सस्पेक्टेड प्राइस रिगिंग, या तो प्राइस रिगिंग हो सकता है या फिर शेल कंपनी हो सकता है। अब इससे वही होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉशियस हो जाएंगे, थोड़े डिलिजेंट हो जाएंगे वाइल डीलिंग विद सिक्योरिटीज विच आर पुट अंडर सर्वेलेंस, राइट। और जो सिक्योरिटीज पुट अंडर सर्वेलेंस है, अगर वो भी कुछ गलत करेंगे सो दे विल ऑल्सो करेक्ट देमसेल्व्स, राइट। तो इसलिए था। अब ये कैसे वर्क करता है, 6 स्टेजेस है और डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस और एक्शंस पुट किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन है वो 6th और फाइनल स्टेज में पुट किया जाता है। सो अगेन आई वुड से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू नीड टू रीड इट दिस इन डिटेल, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अ फेयरली ईजी क्वेश्चन। अगर आपने ये वीडियोस देखी है, इनफैक्ट हमारा प्रीमिक्स ही देखा है, तो consider it as a revision question. So the question is, Swachh Survekshan Awards is an initiative of which of the following ministry? First option is Ministry of Drinking Water and Sanitation. Second option is Housing and Urban Affairs, Rural Development, या फिर Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। So the correct answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. So this is regarding the sanitation, ठीक है। तो इसलिए don't confuse कि ये ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मिनिस्ट्री का है। करेक्ट आंसर इज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है, और अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड्स दिए हैं रिगार्डिंग दी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। आपको पता होगा आपकी सिटी को मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन सो दिस इज ये बेसिकली मेजर करता है कि कितने आपने प्रोग्रेस की है रिगार्डिंग दी अर्बन, द गोल ऑफ अचीविंग अर्बन एंड रूरल सैनिटेशन, ठीक है। सो दी एम्फोसिस ऑन दी क्लीनलीनेस, और अभी तक 4 सर्वेस हुए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंदौर हैज़ सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर अर्बन सेक्टर्स, क्योंकि चारों के चारों बार वो पहले नंबर पे ही आया है। सो वो भी एक आपका क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे प्रीमिक्स के क्वेश्चंस। अगेन आई वुड से 5th क्वेश्चन का आंसर में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, 1 and 3 आर इनकरेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट हमारी जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से बहुत ही जल्द, और अगर आप क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों इकट्ठे लेते हैं तो आपको 17,000 की जगह सिर्फ 10,000 ही पे करना है, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी ही। प्रीलिम्स भी फटाफट से अप्रोच कर रहा है, सो आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग लाइक इन फुल स्विंग एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं सो डू मेल अस at sleepy.classes@gmail.com, राइट। सो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।